क्योंकि मर्द अक्सर जो है ना वो औरतों की गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, चाहे वो ठंडे मिजाज का हो चाहे वो गुस्से वाला बंदा खुद हो। अगर आपने ये एलिमेंट देख लिया ना एक दूसरे के बीच में, कभी भी शादी ना करें, गलती से भी शादी ना करें, और आपको पता चल गया एक बंदा बदतमीज है, चाहे वो लड़का या लड़की। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? पहले तो पता ही नहीं बात चलेगा, करें पहले ना, तो जानबूझ के पंगा लें आप। अच्छा, पहले पंगा ले ले, सबसे पहले आपका इंटरवल होता है, हाँ भाई पुत कितने साल दा है, तो फिर लड़का भी बहुत जलील होता है तलाक के बाद। हाँ बिल्कुल ऐसा ये लोग समझते हैं ना कि लड़का जलील नहीं होता, वो बहुत तंग होता है, उसको वो तो कहीं काम करने जाए तो उसको मुसीबत पड़ जाती है। मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि अगर किसी की तलाक हुई है ना, आप अर्ली स्टेज पे तलाक ले लो। अगर किसी की शादी हुई है और आपको शादी के पहले 3-4 माह के अंदर पता चल गया कि मेरी सेटलमेंट नहीं बनती, छोड़ दें उसको, तलाक ले लें। सारे यही कहते हैं कि जो बच्चा हो जाएगा फिर देख लेना, दूसरा बच्चा हो जाएगा फिर देख लेना, बच्चा नहीं पैदा करना। हाँ। और लेकिन यहाँ पर लोग पहले ही ना काउंसलिंग अपनी करवा खुद ही कर चुके होते हैं। हालांकि ये मेरे ख्याल से ये स्कूल कॉलेजेस में एक ऐसा नफ्सियाती डॉक्टर को लेक्चर्स होने चाहिए कि जो उनको बताया कि कल को आपको शादी होती है ना, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, तलाक से पहले किसी से जाके मशवरा करें, किसी आलिम दीन से या किसी ऐसे बंदे से जो इन चीज़ों को समझता हो। इन्होंने घर भी नहीं संभालना, इन्होंने पैसा कमाना, मेरी बात भी नहीं सुननी। और जो 10 लाख कमाता है उसकी फिर डिमांड्स भी ऐसे थे कि हमें होर पर ही उतार के दें आसमान से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बहुत ज़्यादा होती है डिमांड। आज के दौर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है, शायद वो हमारी अगली जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। हम हमेशा से जब भी शुरू में जब हमारे बड़े बूढ़े रिश्ते किया करते थे तो वो बात करते थे ख़ानदानों की, वो बात करते थे नस्लों की। जब नस्लों को खंगाला जाता था तो पता चलता था कि असल में जो लोग हैं वो कैसे हैं। मगर अब शायद ये चीज़ें बहुत ही कम मायने रखती हैं, तभी शायद हमारे माशरे में रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते, ज़्यादा लोग पायदारी के साथ एक दूसरे के साथ नहीं मुंसलिक हो पाते और रिश्ते बार बार टूटते भी हैं। बहुत सारे अहम मसले मसाइल इसमें दरपेश हैं। खैर, हमारे पास इस वक्त जी स्टूडियो में मौजूद है जी अरमान काज़मी साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं रिश्ता वगैरह करवाने में। वे एक NGO भी रन कर रहे हैं जिससे फैमिलीज़ जो है ना कनेक्टेड हैं। इनसे हम पूछते हैं कि सर जी, क्या एक अहम मसला आजकल के दौर में दरपेश है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अरसे तक रिश्ते को चला नहीं पा रहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा सर जी, ये शायद बहुत ही कम डिस्कस होने वाला आजकल का टॉपिक है, मगर बहुत अहम टॉपिक है। मुझे याद है कि जब हमारे बड़े बैठा करते थे, किसी का बात होती थी रिश्ते की बात, तो ख़ानदान बैठते होते थे और फिर वो किसी के बड़े बूढ़ों के बारे में पूछते होते थे, फिर नस्लों का पूछते होते थे। फिर हमारे में तो एक दूसरे के कास्ट बहुत मैटर करती है कि किस कास्ट से है, उस कास्ट की है तो फिर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, ये क्वालिटीज़ होंगी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका ख़ानदानों को मिलाने का? ये भी एक कार खैर ही है एक तरह से, मगर आजकल जो है ना वो शायद इस चीज़ के ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है। क्या कहेंगे? देखें, ये सारी बातें जो पहले आप बता रही थी ना कि पहले हुआ करती थी, ये आज भी हैं। ये आज भी ऐसा ही है। लोग देखते हैं कि ये जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो फैमिलीज अप्रोच करती हैं रिश्तों के लिए कि हमने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करना है, कि ये किस बरादरी से ताल्लुक़ है इसका, कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तालीम क्या है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें लोग देखते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ना गलत इस्तेमाल होना शुरू हो चुका हुआ है। मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों के जहन में नेगेटिविटी जा चुकी है लोगों के जहनों में इन चीज़ों से मुतल्लिक, कि जो एक मेरे ख्याल से वो एक समझ लें कि उसको आप जाहिलियत के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते आप। उसके अलावा आप कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि आज जिस तरह आपने कहा कि लोग देखते हैं बरादरी। अब एक आदमी ये कहे कि हमारी बरादरी बड़ी है, ये छोटी बरादरी से इनका ताल्लुक है, वो कहती कास्ट, हम बड़ी कास्ट से ताल्लुक है हमारा, और ये हम ज़मींदार हैं, हमारा बैकग्राउंड, हमारे बावजूद ज़मींदार थे, ये तो कमी थे या कोई ऐसे वर्ड लोग यूज़ करते हैं, ये तो उससे हैं। वो ये नहीं देखेंगे ये बंदा या लड़की या लड़का पढ़ा लिखा है, ये एजुकेटेड है, ये इसने डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या फिर जो है एक सेटल्ड है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है ये, तो उसकी कास्ट की वजह से उसको रिजेक्शन मिलती है। ऐसे कई केसेस हैं। एक तो ये मसला है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत इशूज़ हैं कि आप जो इलाके के हिसाब से कि हम फ़लाँ एरिया में रहते हैं तो हम फ़लाँ एरिया में रहते हैं तो ये हमारा एरिया मैच नहीं करता। ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, लेकिन जो जिस तरह लोग इन चीज़ों को जिस एंगल से देखते हैं ना, वो उनका एंगल बहुत गलत है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान छोटी कास्ट का है, उसके बावजूद वो क्यों, उसकी गलती क्या कि वो उस घर में पैदा हो गया, वो उसके कंट्रोल में तो नहीं है कि वो एक मिसाल है कि एक बंदा आराई फैमिली में पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ वो अल्लाह को पता है। एक जट फैमिली में पैदा हुआ वो अल्लाह को पता है। अब वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं वो बात अलग है,
आप उनके अच्छाइयों और बुराइयों को देखें कि उनमें अखलाकियात कितनी है, बजाय ये देख करके उनको इनकार कर दें कि ये जी जट फैमिली से हैं, ये किसी भी बरादरी से हैं, फलानी बरादरी से हैं, ये छोटी बरादरी है या हम बड़े लोग हैं। ठीक, फिर पैसे से बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो आजकल अच्छा, वैसे पैसे की बात जब की जाती है तो ये जो बेटी है वो अपने से ऊपर वालों को दो, और जो बेटा है हमेशा जो बीवी लेके आए या जो कुछ भी अपने से नीचे वालों से दर्जे से लेके आए, तो ये इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ होगा हिकमत अमली। पैसा देखना ज़रूरी है इस दौर में, ये देखना ज़रूरी है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। ठीक है, ख़ास तौर पर लड़की के लिए। अगर कोई लड़की कहती है मेरा हस्बैंड पैसे वाला हो, फाइनेंशियली तगड़ा हो, ये उसकी एक चॉइस है, आप उसे बुरा नहीं कह सकते। जाहिर बात है ना, एक इंसान है, अगर एक जो है लड़का वो कहता नहीं मेरी बीवी जॉब करती हो, मैं भी जॉब करूंगा, या मैं बिजनेस करता हूँ, कारोबार, ये उसकी एक चॉइस है। आप उसको इसे नेगेटिव वे में ले जाएं वो अलग बात है, लेकिन अगर वो ये शर्त रखे कि जी मैं इसे शादी इस सूरत में करूँगा, ये मकान मेरे नाम पे करेगी या जहेज में मुझे मकान देंगे। तो लव मैरिजेस में होता है शायद, आम रूटीन में तो शायद हमारे यहाँ हक महर भी प्रॉपर तरीके से खवातीन का रखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, शरई और कहीं भी उनको शरह याद नहीं होती, मगर सिर्फ और सिर्फ जो हक महर के पेपर्स होते हैं ना उस पर फ़ौरन शरह याद आ जाती है, वो शरह में तो इतना था। ज़रूरी नहीं लव मैरिज में हो, ये दोनों में होता है। ये बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि जो गिव एंड टेक करते हैं। ओके, ठीक है, वो करते हैं, तो उनका एक अपना तरीक़ेकार है। लव मैरिज में भी ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली कई लव मैरिज ऐसी हैं जो लड़का कंगला होता है, कुछ भी नहीं होता उसके पास, लड़की भी ऐसी होती है, वो शादी फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, सैक्रिफाइस करते हैं, और कामयाबी रिश्ते होते हैं, नाकाम भी होते हैं। लेकिन ये शर्त रखना गलत है, मेरा कहने का तो मकसद है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज है चाहे आपकी लव मैरिज है, ये बाउंड्री सेट करना कि मेरे नाम पर ये चीज़ करेंगे तो मैं शादी करूँगी, तो वो प्यार होता ही नहीं है। वो लव मैरिज मैं तो नहीं मानता उसको, कि आप उसे ये जब शर्त रख दी आपने, या फिर आपने कि जी मेरे नाम मुझे गाड़ी लेके दो। और ऐसा केस मैंने देखा है कि लड़का लड़की की, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना हुआ ये, कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़की ने 1.5 साल बाद लड़के को डिमांड कर दी थी मेरे नाम पे घर करो, हालांकि वो कर सकता था घर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था वो, और उसको ने कहा जी मुझे गाड़ी भी मेरे नाम पे करो निकाह से पहले। फिर लड़की की वालदा ने उसको कहा कि तुम तो ये कर नहीं सकते, तुम तो कंगले हो, ये बाकायदा वर्ड उसकी मदर ने यूज़ किया कि तुम कंगले हो। तो अब उस लड़के को समझ आ गई कि ये ठीक लोग नहीं है, उसे छोड़ दिया। मगर ये मेरे ख्याल से हमारे जो है ना मुआशरे का मुनाफिकाना रवैया भी है कि जो चीज़ आपके इख्तियार में है, जब आप कहते हो कि मेरे घर में एक लड़की ने सब कुछ छोड़ के आना होता है, तो मेरे घर में आपने रहना है, ये आपका घर है, जब आप कहते हो तो फिर आप करते क्यों नहीं हो? ये हर जगह तो नहीं इस तरह होता ना, ये पूरी दुनिया में होता है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये गोरों में भी होता है, हर जगह पे औरत हमेशा मर्द के पास जाके रहती है। देखें ना, अगर आप शरई लिहाज से भी देखें, मर्द को अल्लाह ने कफील बनाया हुआ, वो अलग बात है कि कोई जो मर्द हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेते, वो उनमें फॉल्ट है, एक उस बंदे में फॉल्ट है, वो सारे मर्द ऐसे नहीं हैं। अगर कोई बंदा जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो कभी भी अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता कि मैंने काम नहीं करना, तुम पैसे कमा के लाओ। उसको अगर वो किसी भी बंदे को जाके कहे तो उसको आगे से गाली नहीं देंगे उसको कि किस किस्म का इंसान अपनी बीवी को कह रहा है कमा के लाओ। लड़की के पास चॉइस होती है, वो काम करती है, वेल एंड गुड, नहीं करती आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए पैसे कमा करके लाओ, ये बीवी कह सकती है बंदे को। ये मर्द का काम है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कहीं पर सेटलमेंट नहीं होती, कोई बंदा गैर जिम्मेदार निकल आता है, तो वो तो गलत इंसान है। लेकिन नॉर्मली लड़की रहती ही मर्द के शोहर के घर में है, उसी के घर में रहती है, उसी पे ही डिपेंडेंट है। ये हमारा दीन भी यही कहता है, और बाय लॉ भी अगर आप देखें, मर्द की ही ऊपर जिम्मेदारी होती है बीवी का खर्चा उठाना, बच्चों का खर्चा उठाना, ये औरत का काम नहीं है। और अगर वो करना चाहे, वो उसकी चॉइस है, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो उस पर मुसल्लत नहीं कर सकता। ठीक हो गया। कितने रिश्ते करवा चुके हैं अभी तक? काफ़ी करवाए, कभी काउंट नहीं किए मैंने। अच्छा, वैसे आपकी उम्र तो नहीं है, मतलब हमने अक्सर सोचा होता है ये चीज़ें देखते हो कि भाई रिश्ता कराने वाला बाबा होता है या माई होती है, तो आपकी वो उम्र ही नहीं है जिसमें लोग टर्म्स बनाते हैं, फैमिलीज को अपने साथ एंगेज करते हैं। मतलब ये एक बड़ी कम्युनिटी और बड़ी जिम्मेदारी की बात है, और जितना आपको प्यार मोहब्बत मिलता है उतनी आपको फेंटी भी पड़ती है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि इस एज में पहले तो लोग आप पे कैसे एतबार करें, और फिर लोग इतबार करते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग किसी इदारे के साथ राब्ता करते हैं, एक इंडिविजुअल के साथ कोई राब्ता नहीं करता, फिर इदारे के साथ राब्ता करके फिर उसको बैकअप भी देते हैं। ताड़ी वजह ना लै हो यार, ताड़ी वजह ना लै हो, कोई बस जाए तो फिर वो साड़ी वजह ना, तो जो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मिसहैप हो जाए तो वो ताड़ी वजह ना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसा फीडबैक मिलता है आपको?
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस फील्ड में आया कैसे। मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद ना कारोबार शुरू किया था, ठीक है। अब जो कारोबारी लोग होते हैं ना, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे पैसा बनाते हैं, लेकिन कुछ कारोबारी लोग बहुत कंजूस भी होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं पैसा लगाएं ना, पैसा आ जाए। तो मैंने कोई ऐसा सोचा कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि जहां पर मुझे पैसा कम लगाना पड़े और वहाँ से इनकम ज़्यादा जनरेट हो। तो उस पर सर्विस बेस्ड काम मैंने सर्च किया। उसमें स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का था, इनकम टैक्स का था, मैरिज सेंटर का था, 5-6 काम थे और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते हैं। तो उसमें पोटेंशियल मुझे नज़र आया मैरिज सेंटर में। मैं खुल के बता रहा हूँ, मैंने पैसा कमाने के लिए काम शुरू किया था और मैंने कमाया भी इसमें, ये नहीं कि नहीं कमाया। कम एज में काम स्टार्ट किया था। ये मुझे उस वक्त शुरू में 1-2 साल के अंदर मुझे इसका नुकसान हुआ। जब मैंने 6 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था ना, 5 साल पहले, तो मुझे कई लोगों ने इतराज़ किया कि आप तो बच्चे हो। उस वक्त मैं लगता भी बहुत कम एज का था और ये भी सुनने को मिला आपकी अपनी शादी हुई है। ये हर बंदे ने मुझसे पूछा। नहीं तो वो यही बात है ना कि लोग का रिश्ता आप देख रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ भाई पुत तो कितने साल का है। तो फिर उनको मैंने जवाब दिया, मैंने कहा कि किसी हार्ट सर्जन के पास आप जाते हैं तो उससे कहते हैं कि आप तुमने अपने दिल का इलाज करवाया तो हम करवाएंगे। तो बहरहाल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो नतीजा ये निकला कि मुझे ना इस चीज़ में समझ आना शुरू होगी कि इतने मैच मेकर जाए। मैंने असल में मेरा जहन था कंपनी को ऊपर लाने का। तो मैं ये देख रहा था पाकिस्तान में जो कंपनीज है रिश्ते करवाने की, वो ऊपर क्यों नहीं आती। कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं है कि जो बहुत ऊपर आ गई हो, जिसने बड़ा इदारा बनाया हो। वो मुझे नजर नहीं, एक नज़र आई थी और वो कोरोना वायरस में ठप हो गया था उनका काम कोविड में। अब बाकी जो मैच मेकर्स है, वो मैंने जब उनको नोट किया कि यार ये 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं और इनके पास ये क्या कर रहे हैं, इनके हालात भी ठीक नहीं है और ये अल्लाह ताला माफ़ करे फाइनेंशियली भी उस तरह से नहीं है, स्टेबल नहीं है, और ये करते क्या हैं ये। तो फिर मैंने देखा कि एक तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो इस फील्ड में आ जाता है कि ये बहुत ईजी वे है पैसा कमाने का। लोग मजबूर हैं, उनकी मजबूरियों से उनको कैश करना शुरू कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे खानदान मैंने देखा उनकी, जिनकी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं और वो इंतजार कर रही हैं किसी अच्छे मैच का, पढ़ी लिखी। ये भी नहीं कि हम ये कहें कि वो बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो शरीफ लोग हैं और वो डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स जो है वो इस तरह के एजेंसीज या इस तरह के लोगों के साथ राब्ते में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग जो है ना गलत भी गाइड करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी इधर उधर क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कितने मामलात आपके सामने आए हैं जिसमें बच्चियों की एज ज़्यादा है? बहुत सारे मामलात हैं। ये यकीन माने, मैं आपको अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, अगले 10 सालों में ये काम बहुत ख़राब हो जाएगा। ये इस लेवल पे आ जाएगा वो लड़कियाँ कहेंगी हमें कोई दूसरी या तीसरी बीवी बना ले। और मैं शुरू हो गया है सिलसिला, क्योंकि कोई बीवी बना ले बस, हमें खर्चा भी ना दे, ये मामला आ जाएगा अगले 10 साल के अंदर अगर इसको कंट्रोल ना किया तो। इसमें अब आपको शायद मेरा ये बुरा लगे बात, इसमें अक्सर जो है ना लड़कियों की मिस्टेक है अपनी। मैं सच बताऊँ, क्या मिस्टेक होती है? काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ना ये जो जनरेशन पढ़ लिख गई है ना, 2 जनरेशन मिक्स हो गई हैं आपस में। लड़कियाँ नौकरी और कारोबार की तरफ आई हैं, जॉब्स की तरफ बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आई हैं। कई लड़कियाँ सही हैं उनमें, अक्सरियत, ये नहीं कि सारी ऐसी हैं। वो क्या करती हैं, वो मेरे लिहाज से ना उनको समझ नहीं है शायद इस बात की। वो ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रही हैं, वो एक ट्रेंड बन गई हुई है। अगर कोई लड़की 1-1.5 लाख कमा रही है, वो कहती है मेरा हस्बैंड 5 लाख कमाता हो। अब लड़के जो हैं उनके जहनों में बैठा हुआ है कि जो लड़कियां जॉब्स करती हैं, हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो हमें हाउसवाइफ चाहिए। अब जो 90s के लोग हैं ना, वो फंसे हुए ज़्यादा। 90s और 80s की जो जनरेशन है ना, वो इस काम में ज़्यादा फंस गई है, ठीक है। क्योंकि ये जो अगली जनरेशन थी इस सदी की, ये दोनों जो एक आपस में मिक्स हो गया काम, तो वो ज़्यादा 90s 80s के लोग इतने ज़्यादा फंस चुके हैं। क्योंकि वो लड़कियां इस जो थी ना इस सदी में, जो 2008, 9, 10, 11, 12 में जिन्होंने मास्टर्स की है, जिनकी एज 35 के करीब है इस वक्त, वो उन्होंने जॉब्स की तरफ आना शुरू की। क्योंकि आज से 15 साल पहले लड़कियों का जॉब की तरफ आना एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू हुआ था, ठीक है। अब वो लड़कियाँ बड़े बड़े ऐसे डेजिग्नेशन में चली गई, किसी की 5 लाख सैलरी है, किसी की 8 लाख सैलरी है, किसी की 10 लाख सैलरी है। अब क्योंकि लड़कों को ना, अक्सर लड़कों को, उसी जनरेशन के लड़के खासतौर पर, मर्द अब तो 40 ईयर्स के करीब हो चुके हैं बंदे, तो उनको ये पसंद नहीं है कि हमारी बीवी किसी और बंदे से बात करें। अगर वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो वो, अगर वो जॉब कर रही है वो कोई बुरी बात नहीं है, इस्लाम में इजाज़त है। अगर उसने एक बाउंड्री सेट की हुई है, वो ऑफिस जाती है, घर वापस आ जाती है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप हाउसवाइफ जो चाहते हैं कि मैं खुद कमा रहा हूँ वो करें। लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ नहीं समझ पा रही इस बात को। वो कहती हैं कि अगर मैं 3-4 लाख कमाती हूँ तो मेरा हस्बैंड 10 लाख कमाता हो। अब जो 10 लाख कमाता है वो कहते नहीं मुझे इनके 3-4 लाख क्या करने हैं, ये तो इन्होंने घर भी नहीं संभालना, इन्होंने पैसा कमाना, मेरी बात भी नहीं सुननी। और जो 10 लाख कमाता है उसके फिर डिमांड्स भी ऐसे थे कि हमें होर पर ही उतार के दें आसमान से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बहुत ज़्यादा होती है डिमांड उसकी। और यहाँ पर आकर ना ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं।
वो इनको लेकर के बैठे हुए हैं। और अक्सर लड़कियों की माएँ जो है ना वो भी कहती हैं जी हमारी बेटी जॉब करती है, वो घर का कोई काम नहीं करेगी, ऐसे वैसे। अब ये ना बीच में सेटलमेंट नहीं करते यहाँ पर आके। अगर वो जॉब कर रही है ये बुरी बात नहीं है, लड़कों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब उन लड़कियों को क्या करना चाहिए कि अगर आप मिसाल है जी 1 लाख कमाती हैं, 1.5 लाख कमाती हैं, आपको चाहिए कि 1-1.5 लाख वाले बंदे ने शादी कर मिलकर गुजारा करें, दोनों मिलकर गुजारा करें, ज़्यादा वो अप्रोच की तरफ छोड़ दें। यूँ भी तो होता है ना, देखिए दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब चीज़ें चलती हैं। जो शुरू में ही फैसले हो जाएं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, फिर लोग आजकल ये भी एक वो फिनोमेना चल पड़ा है कि जी पहले हम लोग एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इस तरह के कितने केसेस आपके पास आते हैं कि जी हम पहले एक दूसरे को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और फिर मामला आगे बढ़ाएंगे। हमें तो ज़्यादातर फैमिली अप्रोच करती हैं, लेकिन मेरे लिहाज से लड़का लड़की को मिलना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं उनको मिलना भी चाहिए, उनको 1-2 बार बात करनी चाहिए। कई दफा रिश्ते वाले मिलने भी नहीं देते हैं, उनको पता है आपस में मिल जाएंगे तो फिर हमारे पैसे मर जाएंगे। वो तो एक अलग केस है ना कि वो जिन्होंने पैसे नहीं देने उन्होंने नहीं देने। मेरे साथ भी हो चुका हुआ है, कई बार हुआ है। और जिन्होंने नहीं देने, मैं पीछे नहीं, कभी हम लोग गए किसी, कोई बात नहीं। अच्छा वो है। अच्छा, हमारी फैमिली में एक केस हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना यहाँ पर। हमारी फैमिली में एक केस हुआ था कि एक खातून जो है ना वो रिश्ता लेके आई थी और वो बड़ा प्यार मोहब्बत से, मतलब यूँ नहीं था क्योंकि फैमिली की बच्चियों को बिल्कुल कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी रिश्ते वालों को या किसी को कहने की, तो वो खुद ही से आ गई और आके रिश्ता करा के प्यार पूर करा के बात बूत करके सारे कुछ करा करू के तो एंड पे खड़ी होगी कि मुझे ना 50,000 रुपया दे दें। तो उन्होंने कहा किस बात का 50,000? देखिए ऐसे तो नहीं ना होता। उन लड़के वाले आए साथ, उन्हें पसंद आ गई लड़की, तो हमने तो नहीं आपको कहा था, एंगेज किया था। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने लड़के वालों से भी 1 लाख रुपया लिया है। फीस देना उनका राइट है, ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे वो। अगर उन्होंने काम नहीं, अगर किसी ने एंगेज किया हो तो फिर ना, मतलब जिस तरह अब आपके साथ कोई राब्ता करे कि आपने ये काम करना है तो ऑब्वियसली ये कहेंगे तो लोग तो खुशी से देते हैं। मैंने तो देखा, मैंने इतने पैसे एडवांस ले लेता हूँ। एडवांस ले लेते हैं। सुन ले जी, जो लोग राब्ता करना चाह रहे हैं वो पहले सुन ले कि जी इतने पैसे एडवांस ले लेते हैं। इतने पैसे मैं शुरू में ही ले लेता हूँ उनसे। नहीं तो फिर आप गारंटी देते होंगे कि भाई ये जिस तरह चाइना का माल नहीं है, ये 16 साल चलेगा। 2-3 चीज़ें, एक आपने जो पहले पूछा ना कि लड़का लड़की को मिलना चाहिए, वो बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको बात भी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ आपकी ना मेंटल हेल्थ का एक दूसरे को अंदाज़ा होना चाहिए कि बाद में एक दूसरे पे भड़के मार रहे हो, बदतमीजियाँ कर रहे हो, वो पहले ही है। अगर तो लड़का लड़की स्पेशली, चूँकि मर्द अक्सर जो है ना वो औरतों की गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, चाहे वो ठंडे मिजाज का हो, चाहे वो गुस्से वाला बंदा खुद हो। अगर आपने ये एलिमेंट देख लिया ना एक दूसरे के बीच में, कभी भी शादी ना करें, गलती से भी शादी ना करें। और आपको पता चल गया एक बंदा बदतमीज है, चाहे वो लड़का या लड़की। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? पहले तो पता ही नहीं चलेगा। पहले तो जानबूझ के पंगा लें आप। अच्छा, पहले पंगा ले लें। अच्छा, वो अक्सर तो खवातीन यही कह के बाहर निकल जाती हैं। चेक करें उसको आप। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों में, क्योंकि ऑब्वियसली इसी माशरे में हम रह रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे नज़रों से गुजरती होती है। मैंने बहुत सारी लड़कों की माओं को इतने एरोगेंस और इतने एटीट्यूड में देखा है कि लड़की का सब कुछ ठीक है, एजुकेटेड है, खाना पकाना आता है, हर चीज़ का हुनर है, तब काली है थोड़ी जई। ऐसी चीज़ें फेस करते हैं आप? हाँ, ऐसा होता है। अब यहाँ पर ना ये इल्ज़ाम भी लड़कों के ऊपर आ जाता है। ये मैं अपने अच्छा कि छेड़े मेरे जहन में आ गई बात। होता क्या है कि जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं ना, लड़के को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। हमें 80% फीमेल्स अप्रोच करती हैं। अब एक औरत आई है रिश्ते के लिए कि जी मैंने अपने बेटे का रिश्ता करना है, या बहनों ने अप्रोच किया। अब वो प्रोफाइल मंगवाते हैं उसकी, उनको भेजी जाती है। वो लड़के को मुताबिक नहीं देख रही होती है, वो अपने मुताबिक देख रही होती है कि हमें क्या पसंद आएगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के को लड़की से बात करनी चाहिए, उसको पता हो मैं किससे शादी करने जा रहा हूँ, लड़की को भी पता होना चाहिए। और ये कोई गलत नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है आपको। और दूसरी बात ये कि अगर जो इस वक्त जो तलाक के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ना मेरे सामने, वो आ रहे हैं बदतमीजी, रूड बिहेवियर की वजह से। अगर कोई बदतमीज आपकी समझ में आया ना कि इसकी बात मुझे हिट कर रही है, शादी ना करें उससे। ये सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें मिजाज का मसला है। अच्छा, जितनी आप बता रहे हैं सिचुएशन ख़राब हो रही है, मतलब लड़कियों की भी उम्र ज़्यादा हो रही है, लड़के भी बूढ़े हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है जी अब ये काम सर अंजाम दे ही दिया जाए। कितने केसेस आपके सामने ऐसे आते हैं कि मतलब लोग फिर कॉम्प्रोमाइज़ पे भी आ जाते हैं? अब देखें, जब लड़की की उम्र ज़्यादा हो जाएगी, फैमिली वाले भी सोचते हैं कि नहीं जी चलो ठीक है जी कर लो, फिर भी वो चीज़ें चलती ही नहीं हैं। तो ऐसे कितने रिश्ते आपके सामने आए हैं कि जहाँ पर आपने अभी करवाया तो साथ ही दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते, महीने, 2 महीने के बाद खबर आ गई कि नहीं जी वो चल नहीं सके आपस में? अभी रिसेंटली के इंसिडेंट हुआ
लड़की की उम्र थी 21 साल, पता नहीं 19 साल 20 साल 21 साल थी, ये मुझे याद नहीं, लेकिन इसी की इन दोनों तीनों में से थी। लड़का 24-25 साल का था। लड़की का था ये था वो लोअर मिडिल क्लास से थी, मतलब उसके घर 3 मरले का था। तो वो किसी के रेफरेंस से आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको मना किया, मैं कि मेरे पास आपके मुताबिक मैं काम नहीं करवा सकता। तो वो लड़का DSA में रहता था, उसका मेरे ख्याल 3 के 4 साल का घर था। दोनों की कास्ट सेम थी, दोनों कारोबारी लोग थे, लेकिन वो हो गया। लड़की खूबसूरत थी। अब दोनों की बातचीत शुरू हो गई, महीना 2 महीने। लड़की की मदर बहुत खुश थी, वो दोनों फैमिलीज भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी। अब 2-3 महीने लड़का लड़की बात करते थे, तो बच्चे ही, लड़की की उम्र भी छोटी थी, लड़का 24 साल का था, बात करते रहे। तो लड़की में इशू था, वो बाइपोलर की पेशेंट थी। वो उससे गुस्सा बोल रहा था, उससे मूड स्विंग्स बहुत थे। 4 महीने बाद वो लड़की लड़ पड़ी उसके साथ, और वो लड़ी है, उसने फ़ोन पर उस लड़के से बदतमीजी की, ये वो करके। तो वो इन दी एंड मामला वाइंड अप हो गया। फिर उस लड़की ने कॉल की हमारे ऑफिस के लिए, इस तरह मुझसे गलती होगी, उसे को मुझे माफ़ कर दे, ये वो फलाना। अब वो हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, उस पर मज़ीद डिप्रेशन का अटैक हो गया। अब ये इसमें गलती किसकी है? उसके पेरेंट्स की। अगर उसका इलाज चल रहा था तो वो बताती, और अगर नहीं भी बताना था ना तो उसकी डायरेक्ट शादी करवाते। बाद में देखी जानी थी कि क्या होना। अगर आपने रिस्क लेना तो प्रॉपर रिस्क लें। अब देखें ना, वो पहले ही बाइपोलर की पेशेंट है, उसको मजीद अटैक हो गया। अब उसके भी पेरेंट्स हैं लड़के के, वो कहते हैं हमने नहीं करना। वो भी उनका भी राइट है, वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तो इस तरह बोल रही है तो कल को चीज़ें तोड़ेगी हमारे घर आके। उसका प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट चाहिए था, उसको इलाज करवाते और फैमिली को बताएं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़का लड़की का ये आजकल ना, ये बहुत लड़के लड़कियों में बदतमीजी बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो अगर पहले पता चल जाए, छोड़ दें एक दूसरे को। ऊंचा ऊंचा बोलना, और बीच में लड़की की माँ बाज़ गलत होती है, बाज़ लड़के की माँ गलत होती है। जिस तरह अभी आपने कहा कि वो जी काली है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये हरकतें लोग करते हैं ऐसी। अच्छा, पहले रिश्ते होते थे कि ना बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए देखा करता था, मगर अब सिनेरियो थोड़ा चेंज है। एक डाइवोर्स वाले भी हैं, सेकंड डाइवोर्स वाले भी हैं, और फर्दर भी आगे इस तरह के मामला आते हैं। इतने ये इस किस्म के कितने केसेस आपने सॉर्ट आउट किए हैं? बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि परसेंटेज के हिसाब से मुझे बताएं ना, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हमारी ऑडियंस को भी हो कि ये इस तरह के भी रिश्ते दोबारा से आपसे रुजू कर सकते हैं। मतलब हम बजाय ये कि हम अपना ही राइट जो है ना वो छोड़ दें और चीज़ों को वो आपसे रुजू कर सकते हैं, आपसे मामला बात कर सकते हैं। देखें, मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि अगर किसी की तलाक हुई है ना, आप अर्ली स्टेज पे तलाक ले लो। अगर किसी की शादी हुई है और आपको शादी के पहले 3-4 माह के अंदर पता चल गया कि मेरी सेटलमेंट नहीं बनती, छोड़ दें उसको, तलाक ले लें। गलती से भी आगे ना चले, उसकी शादी आराम से हो। अच्छा, ये पहली दफा आप मशवरा दे रहे हैं, वरना अदरवाइज सारे यही कहते हैं कि जो बच्चा हो जाएगा फिर देख लेना, दूसरा बच्चा हो जाएगा फिर देख लेना। बच्चा नहीं पैदा करना, हाँ, बच्चा नहीं पैदा करना ना। ये लड़कियों को खास तौर पर मैसेज है कि अगर आप पहले उसको देख लें, अगर ये बंदे का पुत्र नहीं है, या लड़के को देखें कि लड़की वो ठीक नहीं है, छोड़ दें उसको। बजाय कि 3 साल बाद 2-3 बच्चे पैदा करें फिर तलाक हो, वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उसकी वजह क्या होती है? एक तो ये कि वो ये इतना बेवकूफ़ों वाला काम है कि आपको पता चल गया लड़का लड़की को कहे हम नहीं साथ रह सकते, तो फिर आपको बच्चों की वजह से साथ रहना पड़ता है, और रहना चाहिए। देखे ना, आपको तो औरत बंदा मिल जाएगा, उसको भी औरत मिल जाएगी, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो सारी ज़िंदगी माँ बाप के प्यार से महरूम रहते हैं। अब वो, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके माँ बाप को 20-25 साल पहले तलाक हुई है, ठीक, अब वो जब जवान होते हैं तो उनके रिश्ते करवाए जाते हैं, तो उनको भी ये सुनना पड़ता है, जिस तरह का हमारा कल्चर है कि जी इनकी तो माँ को तलाक हुई थी, इनके तो बाप को तलाक हुई थी। अब ये भी ऐसे होंगे। मगर ये आजकल एक कॉमन सा फैक्टर है, हर दूसरे तीसरे घर की स्टोरी यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी से पहले एक तो बात करवाएं, उनको पता चल जाए। ज़्यादा अरसा बात नहीं करवानी, मिजाज को पे बहुत फोकस करें। नंबर 1, एक दफ़ा बात हो जाए तो फिर चलो एक बार नहीं, 2-3 बार 4 बार देखें, 2-3 बार एक दूसरे के घर जाए, समझ में आती ठीक है, वरना उसी वक्त स्टॉप कर दें, ठीक है। और अगर शादी भी कर लिए तब भी थोड़ा सा मिजाज। अच्छा, मेरे अंदाजे के मुताबिक ना शायद सिनेरियो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि मैंने शायद हम अपने सराउंडिंग्स में जो देख रहे होते हैं हम उसी हिसाब से होता है कि अब फैमिलीज़ का एक दूसरे की तरफ आना जाना, वो सारे रवायती जो सिलसिले ना वो ख़त्म हो गया। सिर्फ पेरेंट्स जो है ना लड़की के और लड़के के मिलके बैठते हैं और एक दो सिटिंग्स के बाद जो है जी फैसला कर लेते हैं। क्या अभी भी वो एक रवायती कस्टम चलता है कि पीछे से फुफ्फी, नानी, ताई, चाची सबको इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए? हाँ। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लड़की के पेरेंट्स आए, उनके पेरेंट्स आए। आप लोगों को अपने शादी की ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना करें। मियाँ बीवी की ज़िंदगी में किसी बंदे को राइट नहीं है बोलने का। इवन दो समहाउ तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, मियाँ करनी चाहिए।
देखें, एक तो इसमें ये है, माँ बाप का तो छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो बेवकूफ़ नहीं वाला छोड़ना काम है। नहीं चाहिए, मगर उनके पर्सनल मैटर्स में, जिस तरह अक्सर पर्सनल मैटर में अगर वो लड़ अभी रहे हैं, आपने खुद ही बात की कि जब खवातीन रिश्ते देख रही होती है तो वो अपनी सहूलत के अकॉर्डिंगली देख रही होती हैं, ये नहीं देख रही होती कि हमारे लड़के को किस एंगल, किस तरह से लड़की पसंद है, किस तरह की लड़की पसंद है। वो तो चले हो गया ना, जो वो कर रही हैं गलत कर रही हैं, लेकिन अब शादी जब हो गई है तो मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर आप किसको कहते हैं जिसमें पेरेंट्स ना बोलें। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो लड़ रहे हैं ना, अगर आपके बेटे की गलती है, अपने बेटे को ये ना उसकी बीवी को कह दिया हमारा बेटा राइट पे है, तुम गलत हो। अगर आपका बेटा गलत है तो वो गलत है, आपको लगता है कि आप उसकी गलत हमायत करके उसको लिए अच्छा करें, नहीं, कल को आप जब नहीं होंगे ना, फिर वो गलती करेगा, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, उसी की ज़िंदगी तबाह होगी। इसी तरह लड़की की जो अगर गलती है तो उसके घर वाले कहें भाई हमारी बेटी की गलती है यहाँ पे, वहाँ से लड़ाई आधी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये उनका रोल अगर वो अदा करें तो ठीक है, क्योंकि मियाँ बीवी का झगड़ा होता है और पेरेंट्स का साथ में होना ये अच्छा है, बुरा नहीं है। अब मुदाखलत वो किस किस्म की कर रहे हैं, जानबूझ के लड़ाई डलवा रहे हैं, तो वो तो गलत है। बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ पर मर्द का काम बनता है कि भैया उनको जब पता चल गया, क्योंकि अक्सर माएँ ऐसे करती हैं, अक्सर वालिद भी ऐसे करते हैं, लड़की पे इल्ज़ाम डालते हैं कि ऐसी है वैसी है फलानी है, या बहनों से झगड़ा होता है, या उनके जो क्या कहते हैं उसको, भाई की बेगम, उसके साथ आपस में झगड़े होते हैं, तो वो वहाँ पर सेटलमेंट नहीं होती। फिर उस वक्त बंदे का काम बनता है अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाए। तलाक देना कोई हल नहीं है, उसमें उसका कसूर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा। कितनी तलाकें करवाएंगे, मतलब एक होगी तो जब सेटलमेंट पेरेंट्स के साथ ही नहीं बन रही है। लड़का भी बहुत जलील होता है तलाक के बाद। हाँ बिल्कुल ऐसा ये लोग समझते हैं ना कि लड़का जलील नहीं होता, वो बहुत तंग होता है उसको, वो तो कहीं काम करने जाए तो उसको मुसीबत पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही पीछे से हर चीज़ जो मैनेज करके बैठी होती है वो फिर एकदम से मामलात इधर उधर हो जाए। अच्छा ये चलिए ठीक है, रिश्ता हो गया, आपने कहा आप एक NGO भी चला रहे हैं, रिश्ता हो गया, रिश्ते के बाद बैकअप, जिस तरह बहुत सारे मैंने देखा है कि इदारे भी अब काम कर रहे हैं इस तरह से कि जब रिश्ते ख़त्म होने पे आए होते हैं तो वो बैठ के काउंसलिंग करते हैं, या ऐसे भी कोई मामला चलते हैं? बिल्कुल ऐसी काउंसलिंग हम लोग करते हैं, और लेकिन यहाँ पर लोग पहले ही ना काउंसलिंग अपनी खुद ही कर चुके होते हैं। हालांकि ये मेरे ख्याल से ये स्कूल कॉलेजेस में एक ऐसा नफ्सियाती डॉक्टर को लेक्चर्स होने चाहिए कि जो उनको बताए कि कल को आपको शादी होती है ना, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, तलाक से पहले किसी से जाके मशवरा करें, किसी आलिम दीन से या किसी ऐसे बंदे से जो इन चीज़ों को समझता हो, ठीक है, जो आपकी सुलह करवा सके। और सुलह हो जाती है, हमने करवाई है कई लोगों की। आज से 1.5 साल पहले एक लड़की बच्चे लेके चली गई थी, ठीक है, वो लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और इतना झगड़ा हुआ, उसने बेगम को मारा, उसके निशान पड़े हुए, वो बच्चे लेके चली गई, उसने उसकी माँ को गालियाँ दी, मतलब इतनी लड़ाई बढ़ चुकी थी कि वो तलाक थी। वो मैंने खुद सुलह करवाई थी उनकी, और आज वो हैप्पी है। अच्छा ये आपने मारने वाली बात से मुझे ना अभी याद आया कि मेरी ना काम वाली ना कल उसकी ना अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, तो हस्बैंड ने उसको मारा और उसके यहाँ पर ना निशान पड़ा हुआ था, वो तो रोती हुई मेरे पास आई है। तो मैंने पहले उसे डॉक्टर के लेके गई, फिर मैंने कहा मेरी बात सुनो, FIR करवाओ उसके ऊपर। जब उसने सुना ना FIR, पुलिस वाले मतलब पुलिस बुलाओ, तो कहती है नहीं है तो मेरा बंदा ही है ना। मैंने कहा कि जब ये औरतें मार खा के जब रोती हुई आ रही होती है, जब इनसे जिक्र करो ना कि मतलब भागने, उसको भगाने का तरीका मुझे समझ आ गई है कि जब वो मेरे पास रोती हुई आए ना, मैं उसको कहती कि नहीं, मैं कहा चल फिर थाने चल मेरे नाल, मैं तुम्हें बताती हूँ, तो कहती नहीं हैगा तो मेरा बंदा ही है ना। यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ना जिसको मार पड़ी है, अब मैं यहाँ पर, अब औरतों की बात है, मैं अब क्या इसका जवाब दूँ। अब मैं सीधे अल्फाज में कहूँगा कि बहुत दुनिया में लोग ऐसे हैं, मैं वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मर्द की औरत है, उनको जब तक मार नहीं पड़ती ना, उनको सुकून नहीं मिलता, वो रह ही नहीं सकते। अगर आप उनके घर में जाके रहेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगी आप। वो जो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं उनमें ये ट्रेंड है, औरतें मर्दों को मारती हैं, गालियाँ देंगी, बदतमीजियाँ करेंगी, ऊंचा ऊंचा बोलेंगी, वो उन पर हाथ उठाएंगे। ये उनके स्पेसिफिक कौन सी फैमिलीज है? नहीं, ये तबका एक वो उनको आप थाने भी चले जाएंगे, उनकी फिर शादी होगी, फिर मारधाड़ होगी, सर फाड़ेंगे एक दूसरे के। एक सेंसिबल बंदा, पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई भी हो, वो तब ये करेगा जब वो कोई स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी में होगा, या डिप्रेशन में होगा, या बहुत तंग आ गया, मेंटल डिसऑर्डर होएगा, तब होता है ये। वरना औरत पे हाथ उठाना क्या कोई जवाब बनता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मर्द का कहाँ, ये चीज़ एक मैं ज़रूर बताऊँगा कि थोड़े से नफ्सियाती मामला होते हैं कि मर्द की नफ्सियात में ना हाथ उठाया जाता है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। रोड पे आप जा रहे हैं, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, दोनों की टक्कर हो गई है, ठीक, या एक्सीडेंट हो गया, दोनों बंदे हैं उसमें, तो एक बंदा दूसरे को बोलेगा
उस पर बोलेगा। अगर तो वो समझदार होंगे, कहेंगे यार मैं आपका नुकसान कर देता हूँ, टक्कर हुई है, वो बात खत्म हो जाएगी। या उनमें से एक मादरत कर लेगा कि मेरी गलती है, तब भी बात खत्म हो सकती है। या हो सकता है वो लड़ाई ना करें, या फिर उन दोनों में बहस होती है, इधर से एक बोलेगा, फिर दूसरा इधर से बोलेगा, फिर वो इधर से बोलेगा, फिर इधर से बोलेगा, फिर उसने बोलना नहीं है, फिर उसने थप्पड़ मारना उसको, फिर उधर से थप्पड़ आना है, वो लड़ाई बढ़ जाएगी और थाने तक चल जाएगी। ये मर्दों की नफसियाती मामला है। वो एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 3 बार बोलेगा, चौथी बार उसने हाथ उठा देना। वो उसको ना सुन नहीं सकता। अब क्योंकि उसे पता है ना, देखिए अगला बंदा कमजोर है। जिस दिन उसको पता चल गया कि अगला बंदा कमजोर नहीं है, तो उस दिन अगले आगे से भी चिपेड़ पड़ेगी, तो फिर वो बुद्धि सेट हो ये जाएगी। ये उनका नफसियाती मामला है। अब इसी तरह अगर 2 औरतें हैं, ठीक है, उनकी गाड़ी की टक्कर होती है, ठीक है, वो क्या होगा, ज़रा बहस होगी, लड़ाई होगी, जब हाथापाई पे उतर आती है, वो उन्होंने एक दूसरे के बाल पे छोड़ देना, ये नॉर्मली जो होता है इनमें। अगर इसी तरह एक मर्द है या एक औरत है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, इसको अब इस एंगल पे लें। अब आपको भी पता है, औरतें बोलती हैं, बोलना शुरू होती हैं, वो खामोश नहीं होती ज़्यादा, बोली जाएंगी। अब सामने वाला बंदा सुन रहा है, वो भी सुन रहा है। अब उसने 1 बार सुनना है, 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है। औरत की नफ्सियात में चीखना चलाना ज़्यादा है। मर्द चीखेगा नहीं, मर्द जवाबी कार्रवाई में हाथ उठा देगा। वो जिसके जो इख्तियार में होता है वो वही हाँ करता जी, ये उनका फितरी अमल है मैडम। मर्द को ये पता हो कि सामने भी मर्द है, तो फिर वो कभी भी हाथ नहीं उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं। मैंने आपको मर्दों की मिसाल भी दी है, औरतों की भी दी है। अब ये घर में जब बहस होती है ना, जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं कि जी घर में घरेलू तशद्दुद जो है, घरेलू तशद्दुद की शुरुआत ही ज़ुबान से हो रही है। वो एक इंसान, आपको पता है कि मैं अगर बोल रही हूँ घर में, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हूँ, अगले बंदे की मेंटल हेल्थ का जनाजा निकल गया, वो स्ट्रेस में आ गया मेरे चीखने चलाने से, तो उसने हाथ उठा देना आप पे। वो जब हाथ उठाता है तो बात और बढ़ती है, लड़की के घर वालों को पता चलता है, तो वो बात थाने तक जाती है, फिर इन द एंड तलाक हो जाती है। ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें लड़कियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हैं, अगला बंदा हाथ उठा देता है, जो कि हाथ उठाने वाला फंस जाता है कि आपने तशद्दुद क्यों किया इसके ऊपर। क्योंकि 2 तरह के टॉर्चर है ना, एक मेंटल टॉर्चर है, एक फिजिकली टॉर्चर है। फिजिकली टॉर्चर जख्म नज़र आ जाता है, इमोशनली कोई हर्ट हुआ वो नज़र नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। तो किसी को आप जब किसी पे चीखेंगे, चलाएंगे 1 बार 2 बार 4 बार, तो वो बंदा हर्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो डिप्रेशन या एंजाइटी में आके आप पे अटैक करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग, किसी ने, औरत ने अपने ये भी थोड़ा सा पहले बच्चे मार दिए थे। वो क्या था, वो ज़हनी मरीज़ा थी, वो उसने जानबूझ के नहीं मारे, उसको इलाज की ज़रूरत थी। वो घरों में झगड़े इतने हो चुके थे कि वो अलग हुए हैं। अब उसको भी बच्चे चाहिए थे, वो करते करते वो डिप्रेशन में चली गई, उसने उठ के बच्चे मार। यानी कि इन चीज़ों का नतीजा ये होता है कि अपनी ज़ुबान पे इंसान कंट्रोल रखे। अब ये जो औरत है जिसका आप बता रही आपकी काम वाली को उसके हस्बैंड ने मारा है, वो जिस कैटेगरी के लोग, जिस तबके के लोग हैं ना, उनमें ये चीज़ें रोज मामूल के मुताबिक है। मर्द भी ऐसे ही हैं, औरतें भी ऐसी हैं। अगर उनका कहीं बाहर झगड़ा हो, उन्होंने वहाँ भी यही करना है, घर में भी ऐसे ही करना है। तालीम की कमी, जब तालीम की कमी होती है, लोगों में शऊर कम होता है। जब शऊर नहीं होता तो फिर यही कुछ होना आगे। तो बहुत जगहों पे मामलात आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, और वो जब तक वो लोग तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ नहीं आते, पढ़ लिख नहीं जाते, उस माशरे में वो चेंजिंग नहीं ला सकते, वो जहालत रहनी है। अगर ये जिस खातून की आप बात कर रही हैं, उस बेचारी का क्या है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, एक गरीब तबके से है, उसका हस्बैंड भी वैसे ही है, हो सकता है। और वो यूज्ड टू है इस चीज़ की, वो यूज्ड टू है। उसे जब बात की, क्योंकि उसे प्यार भी अपने बंदे से होता है, वो जब बात हुई ना पुलिस की, तो साथ ही एकदम उसके चेहरे के तासुरात बदल के, नहीं है तो मेरा बंदा ही ना। लेकिन आप पूरी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, जब जाके घर देंगे उनके, आप कहेंगे कि इनका घर ही इसी तरह का, इसका कोई हल नहीं है। और किसी और उनके रिश्तेदार से मिलेंगे, वो भी ऐसे ही हैं। थाने जाकर या पुलिस में पर्चा कटाकर, वो आपको क्या लगता है पुलिस वाले उनको समझा सकेंगे? बिल्कुल ऐसे पुलिस वाले तो हाथ ही नहीं डालते। पुलिस वाले ऐसे मामले में हाथ ही नहीं डालते, वो कहते हैं ना भाई घरेलू मामला तुसी आप ही समेटो इस मामले नो। उनके पास कोई हल नहीं है इसका। अच्छा सर, लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, वो ये है कि जी जहाँ पर इतना डिजिटली हर चीज़ ने तरक्की कर ली है, हर चीज़ ऑन बोर्ड आ गई है, हर चीज़ ऑन मोबाइल के अंदर गैजेट्स आ गए, आपको क्या लगता है कि अभी भी इस तरह की एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं वो कारामद है? जैसे बहुत सारे ऐप्स आ गए रिश्ते के, बहुत सारे चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं यहाँ पर, तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ें अभी भी कामयाब हैं? उसमें एक स्पेसिफिक तबका है जो उसको अडॉप्ट कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐप है ना, अब फेसबुक भी एक ऐप है, उस पर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, आपको क्या पता वो कौन है? क्योंकि बाय मतलब फिजिकली हम 10 दफ़ा किसी के घर जाएं, हमें उनकी असलियत नहीं पता चलती जब तक हम उनके डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और डिटेल्स वगैरह, क्योंकि अब तो सब कुछ शादी का जो मामला है ना मैडम, शादी का मामला ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, फिर आज से 15 साल पीछे चल रहे, फेसबुक की एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको मिलेगी जिसमें उन्होंने दिखाया था इंडिया में लव मैरिज हुई,
फलाने की फलाने से दोस्ती होगी, शादी होगी, ये वो, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उस पर कितने लोगों से फ्रॉड भी हुआ है, तलाक़ें भी हुई हैं। शादी की जो ऐप है ना वो बनती है, उस पर आपको हर चीज़ नहीं मिलती, डिटेल्स आ जाएंगी, उसमें चांसेस के ऊपर है कि वो ठीक निकल आए, कोई फेक डिटेल्स डाल दे तो वो आप फंस सकते हैं वहाँ पे। जो पाकिस्तान में शादियों का जो ट्रेंड है उसमें आपको एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट करना दोनों फैमिलीज़ को बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी ऐप के थ्रू जाएं, चाहे आप किसी जो टिपिकल मैरिज सेंटर में जाएं, जो रवायती यहाँ मैरिज सेंटर बने हुए वहाँ जाएं, अपनी जिम्मेदारी को अगले बंदे की इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, ऐप में जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आते हैं, अगर ऐप बनती भी है उसमें, लेकिन फिर भी जो है मैंने कहीं पता देखी है कुछ चीज़ें ऐसी, कई लोग ऐप के में से वो धोखा खा के भी हमारे पास आए हुए कि हमें ऐप पे मिला था, हमें नहीं पता था वो बंदा क्या है क्या नहीं है, कहता वो यूके में था, पता चला जी वो पाकिस्तान से है, यूके नेशनल है ही नहीं है। ऐसे भी कई केसेस हुए हैं, फ्रॉड हुए उनके साथ। लेकिन जब तक आप किसी का घर बार नहीं देखते, आप शादी की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐप के ऊपर कहाँ से पता चलेगा कि वो उसमें कुछ भी डाल दे, कोई भी डिटेल्स डाल दे? तो मैरिज सेंटर में प्रॉपर जो होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल मैरिज सेंटर है जो रवायती, उनके पास जाने का ये फ़ायदा होता है कि कम से कम आप जो डाटा लेते हैं उनसे रिटर्न फॉर्म में लेते हैं कि इन्होंने हमें रिटर्न दिया, फिर उसी को वेरीफाई करें, अगर उसमें कोई फॉल्ट निकलता है उनसे पूछे इसमें क्या ही है। अगर उसने चेंजिंग की है तो पता चल जाता है, बाद लोग करते हैं चेंजिंग, लेकिन ऐप के थ्रू यहाँ पर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, बाहर मैं नहीं कह सकता, यहाँ पर 80% लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कितनी फैमिलीज का डाटा है इस वक्त आपके पास? काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज का है। अच्छा। हमारे दो है, एक तो हमने एनजीओ से मैं उसको कन्वर्ट करना है ना, किया नहीं है अभी, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जिस तरह ये शादियों का मामला है, ये ना एक इशू बन चुका है पाकिस्तान में। ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह यहाँ सेहत का इशू है, तालीम का इशू है, शादी का भी ये मसला बन चुका है। बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। उसी की वजह से हमने ये एनजीओ की तरफ इसको मूव किया कि उसको प्रॉपरली उसको दें, लेकिन उसके लिए बड़ी टीम, ये वो हर चीज़ चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो आपसे रब्ता किस तरह किया जाए? रब्ता उसमें हमारी वेबसाइट है एनजीओ की, अरमान फाउंडेशन की, उस पर भी वर्किंग भी चल रही है, अभी सारा उसका प्रॉपर आराम से उस तरफ जा रहे हैं। और जो है उसमें लड़कियों की शादियाँ करना, ख़ासकर वो तबका कि जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसमें हमने जो उसका प्लान तैयार किया हुआ है मैरिज सेंटर पूरे पाकिस्तान में, उसके सेंटर्स हैं, कम से कम 17 सेंटर पाकिस्तान में बनेंगे। अच्छा। ठीक है, कराची में, लाहौर में, हर चीज़, लेकिन उसमें ना टीम और ये सारी चीज़ें बहुत हमें चाहिए हर चीज़ के लिए, तो उसका वर्किंग चल रही है हमारी, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर उसको कर देना हमने। और जिन लोगों को बाहर के रिश्ते चाहिए, उसका एनजीओ से ताल्लुक नहीं है, वो तो प्राइवेट मैरिज सेंटर से ही होगा। एनजीओ में तो वो फ्री काम है सारा, जिसको जहाँ मिलता है वो उन्होंने देखना है, तस्दीक करनी। बाहर के इंटरनेशनल रिश्ते भी हैं आपके पास? देखा ना इश्तिहार लगे होते हैं, हमारी फलानी आंटी हैं, उनको रिश्ता चाहिए, बाहर का सेटल्ड बंदा चाहिए। बिल्कुल है। इस तरह के लोग आपसे रब्ता करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे क्लाइंट है, कहीं अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, बहुत जगह, मुझे दुनिया का जब पूरी जिंदगी बाहर गुजारने के बाद लोगों की बात आती है ना रिश्ते करने की, तो फौरन पाकिस्तान की तरफ दौड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ मैं और बताऊं, बाहर के लड़के वो वहाँ की लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं मैं लड़की पाकिस्तान से चाहिए। अब उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की लड़कियों के जहन भी बहुत एडवांस हो चुके हुए हैं। नॉर्मली लड़कियाँ कहती हैं हमने हाउस वाइफ नहीं बनना, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, और शायद ही कोई ऐसा मुल्क है कि जहाँ से मुझे कॉल ना आई हो, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, जहाँ जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी है, हर जगह से लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ। करवाए आपने रिश्ते? करवाए, कामयाब भी हुए, नाकाम भी हुए। ठीक है, वो तो फिर आगे लक होती है, वो उनकी आगे है। और लेकिन इसमें सारा का सारा जो है डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर, वो आपस में किस तरह चलते हैं साथ में, उनका क्या तरीक़ेकार है, क्या मिजाज है, चीज़ें पहले देखकर फिर डिसाइड करेंगे हमें शादी करनी है कि नहीं करनी। जी, इसी तरह ये जो मामलात हैं रिश्तों के चलने के और आगे मुस्तकिल मिजाजी के, ये तो डिपेंड करते हैं, लोगों पर मुनसर करते हैं, फैमिलीज़ पर मुनसर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आज हमने सर से बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ें नई जानी भी हैं। जो ख़वातीन परेशान हैं अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो रब्ता कर सकती हैं सर के साथ भी, और हमें कमेंट भी कर सकती हैं, हम भी इनसे रब्ता करवा सकते हैं। तो अपनी मुश्किलों को आसान करें, और होपफुली उम्मीद है कि इन तमाम बातों से सबको हेल्प मिली होगी। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।